तो यहाँ पर वही है कि फ्री में आप फ्री वाले पार्ट मतलब जहाँ पर वो नसों में वेन्स वाले पार्ट से जब हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, अगर फ्रीली वो मूव कर रहा है तो डायरेक्टली एक्शन करेगा। अगर फ्रीली नहीं कर रहा, किसी तरह कहीं रुक गया, बाइंड हो गया, तो उसके बाद कुछ टाइम मतलब ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में जब आप मेडिसिन लेते हो तो डायरेक्टली अटैक कर गया, फ्रीली अटैक कर गया और उसके बाद एक्शन उसका हो गया, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारी बॉडी में कुछ हिस्सों में वो बाइंड कर गया, मतलब रुक गया, लेकिन थोड़ी देर बाद आपने देखा कि वो फ्री हो गया, फ्री होने के तुरंत बाद उसने एक्शन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर किस मतलब एब्जॉर्प्शन जो है वो किन तरीकों से हमारे बॉडी में इन्फ्लुएंस करता है, किस तरह से उसका असर होता है, हम उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसका इन्फ्लुएंस पढ़ रहे हैं, उसका असर पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पर आती है कुछ फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स होते हैं जिनसे हमारे ड्रग्स जो है हमारी बॉडी में इफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आता है फॉर्मुलेशन, मतलब जब वो एंटर किया तो उसका क्या कहाँ कहाँ उसको जाना है, ठीक है। इसके बाद आता है डिसल्यूटिग्रेशन और डिसोशिएशन, डिसोल्यूशन कह सकते हैं। डिसल्यूटिग्रेशन और डिसोल्यूशन का मतलब होता है जिसमें जो भी सॉलिड ड्रग होगा, ठीक है, वो छोटे छोटे पीसेस में टूट गया, ठीक है। तो छोटे छोटे पीस में टूट गया तो उसे डिसल्यूट्रिकेशन कहते हैं। और जब वो छोटे छोटे पीसेस में टूटने के बाद वो जब लिक्विड में मिल गया, ठीक है, जब वो लिक्विड मिल गया तो उसे हम डिसोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो डिसल्यूट्रिकेशन और डिसोल्यूशन करता है पहली चीज। नेक्स्ट चीज, और उसके बाद इसके पार्टिकल्स के साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो पार्टिकल्स जो हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं वो कितने छोटे हैं और उनका साइज कितना बड़ा है, किस दौरान उस ड्रग का, वो ड्रग्स कितने जो ड्रग्स है वो कितने कैसे कितने कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट सकता है, ठीक है। और उसका सरफेस कितना बड़ा होगा, मतलब जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो वो कितना बड़ा एरिया खोलेगा, जिससे मतलब कितने बड़े एरिया की उसको जरूरत होगी ओपन करने के लिए ताकि वो एंटर कर जाए, ठीक है। तो ये हो गया पार्टिकल के साइज के ऊपर कि पार्टिकल का साइज कितना बड़ा होगा, तो ये चीज फैक्टर कर गई। दूसरा, इसके बाद फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स तो आपकी 3 चीज हो गई, ठीक है, जो आपके ड्रग्स के ऊपर बात है कि ड्रग्स किस तरह से मिलना जरूरी है और ड्रग्स का साइज कैसा होना चाहिए और उसका फॉर्मुलेशन कैसा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है ड्रग के फैक्टर्स, जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है ना, इसलिए एब्जॉर्प्शन में ही हम सारी बात कर रहे हैं कि लिक्विड के अंदर उसका क्या सॉल्युबिलिटी है, मतलब जब वो लिक्विड के अंदर मिलेगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है, कितना वो सॉल्युबल है, ठीक है। तो याद रखना कि लिक्विड सॉल्युबिलिटी में भी आपके 2 तरह के लिक्विड होते हैं, एक तो लिपिड एक तरह का ब्लड वाला पार्ट हो गया हमारे शरीर का, ठीक है, ब्लड के अंदर पाए जाते हैं लिपिड्स, ठीक है, कि वो लिपिड्स में कितना सॉल्युबल है और वाटर में कितना सॉल्युबल है। तो ध्यान रखिएगा, लिपिड में जितने भी चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा सॉल्युबल होती हैं, तो लिपिड में ज़्यादा सॉल्युबल होती है एज कम्पेयर टू वाटर के, ठीक है। दूसरी चीज ड्रग फैक्टर्स में एक तो लिक्विड की सॉल्युबिलिटी आ गई, दूसरा कि उसका पीएच कितना है, मतलब वो जो ड्रग हम ले रहे हैं वो ड्रग अगर एसिडिक मीडियम में है तो हमारे कहाँ पे घुलेगा, हमारे बॉडी के स्टमक में एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि जब हमने डाइजेशन सिस्टम पढ़ा था 10th क्लास में, तो उसमें एसिडिक सॉल्यूशन ना आपके पेट में HCl जो होता है, ठीक है, वो खाने को क्या करता है, एसिडिफाई करता है। तो अगर वो आपका जो ड्रग है वो ऑलरेडी उसका पीएच जो एसिडिक है तो आपका स्टमक में एब्जॉर्ब कर जाएगा। लेकिन अगर उस पीएच का मतलब उस ड्रग का जो पीएच है अगर वो बेसिक है, ठीक है, तो हमारे इंटेस्टाइन में जाके डिसॉल्व होगा, क्योंकि हमें पता है कि आगे जाके जो कुछ और भी एंजाइम्स होते हैं स्टमक के बाद आगे जाके इंटेस्टाइन में क्या होता है, वो खाना आपका बेसिक हो जाता है, ठीक है। तो इंटेस्टाइन में जाके वो क्या हो जाएगा, बेसिक मीडियम की वजह से वो वहाँ पे इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, वो भी जो ड्रग आप ले रहे हो, ठीक है। तो पहली चीज़ तो लिक्विड सॉल्युबिलिटी हो गई कि किस तरह हम सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग ड्रग्स को लेते हैं, कि कौन सा ड्रग अगर लिपिड सॉल्युबल है, कौन सा ड्रग वाटर सॉल्युबल है, उस अकॉर्डिंग हम ड्रग को एब्जॉर्ब करेंगे। दूसरा कि उसका पीएच कितना कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है, अगर एसिडिक है तो स्टमक में ही घुल गया, बेसिक है तो इंटेस्टाइन में, ठीक है। नेक्स्ट चीज एक आती है इसी के ड्रग्स फैक्टर में ही हम जो बात करें, तीसरा फैक्टर आता है ड्रग्स के फैक्टर में,
कि उसका आयोनाइजेशन भी होना ज़रूरी है ड्रग्स का। आयोनाइजेशन का मतलब होता है वो ड्रग कितना जो है वो घुल सकता है प्रॉपर तरीके से और कितना नहीं, मतलब जो उसके आयंस हैं। सपोज मैंने बात की नमक, नमक कोई ड्रग नहीं है वैसे, तो मैं ऐसे एग्जांपल ले रही हूँ Na+ और Cl-। तो यहाँ पे ये आयंस हो गए ना, तो ये आयंस कितने हमारे बॉडी के अंदर प्रॉपरली घुल जाएंगे, तो उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आयंस हमारी बॉडी के अंदर जो प्रॉपरली, क्योंकि ड्रग्स जो है ना, जो आयोनाइज होता है वो प्रॉपरली नहीं घुल पाता, जो ज़्यादा आयोनाइज होता है, ठीक है, अगर वो ज़्यादा आयोनाइज्ड है तो वो प्रॉपरली डिजोल्व नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो बड़े बड़े होंगे। अगर उसके क्योंकि ड्रग्स के बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फॉर्मूलेज होते हैं, आपने पढ़ ही रहे हो अब सबसे, ड्रग्स की जो सिंथेसिस आप देखते हो तो उनके मॉलिक्यूल्स के जो आयोनाइज पार्ट होता है वो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। तो अगर कोई ड्रग आयोनाइज्ड है, मतलब जिसके आयंस टूट जाते हैं, ठीक है, तो वो प्रॉपरली हमारी बॉडी के अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाता। तो ये एक चीज़ हो गई, तीसरा फैक्टर। नेक्स्ट आगे आते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स में बात आती है पहली चीज़ सरफेस एरिया, कि हमारी बॉडी के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सरफेस एरिया अगर हम बात करें, तो सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया किसके अंदर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। आपने ये पढ़ा भी है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जो आपका एब्जॉर्ब्ड खाना जो है पूरी तरह से पच जाता है, तो वो सारा पचा हुआ खाना आपकी छोटी वाली स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। तो ज़्यादातर सरफेस एरिया जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब करा जाएगा, ठीक है, पहली चीज़। तो ये आपको ऐसा ही खाना, ऐसी ही ड्रग्स चाहिए होती है मोस्टली जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करे। दूसरा कि बायोलॉजिकल फैक्टर, तो एक तो ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना होता है कि कैसे खाना है। मतलब ये ध्यान रखो कि जब डॉक्टर आपको मेडिसिन देते हैं तो बोलते हैं ना कि खाली पेट लेना, ठीक है, और भूख मतलब ये खाना खाने के बाद लेना। तो यहाँ पे हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि जीआईटी मतलब जो आपका पेट है उसका एम्प्टिंग टाइम, मतलब खाली होने का समय कब है। अगर आपके जीआईटी पार्ट बहुत तेज है, मतलब ध्यान रखो कि अगर आपका पेट का पचने का डाइजेस्टिव सिस्टम का डाइजेशन, जो अगर हम बात करें डाइजेशन अगर ज़्यादा तेज है तो वहाँ पे ड्रग्स का इफेक्ट भी बहुत जल्दी होगा। ऑब्वियसली बात है, जितनी जल्दी डाइजेशन उतनी जल्दी ड्रग्स इफेक्ट करेगा। दूसरा कि हमारे पेट में खाने का प्रेजेंस कितना है। कहते हैं ना कुछ ड्रग्स जो होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, वो आपके खाने की प्रेजेंस के ऊपर भी डिपेंड करते हैं कि कुछ दवाइयाँ आप भूखे पेट नहीं ले सकते, तो इसीलिए खाने की प्रेजेंस भी डिपेंड करती है कि कुछ दवाइयाँ आपको खाली पेट लेनी होती है, ठीक है, और कुछ भरे पेट में लेनी होती है, तो उसके ऊपर भी ध्यान रखना होता है। तीसरी चीज़ कि बीमारी, किस चीज़ की बीमारी की आप मेडिसिन ले रहे हो, ये तो सबसे बड़ी फैक्टर है। दूसरा कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, ये ध्यान से सुनना। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि जब कोई ड्रग स्टमक से पास होकर उसमें फिर लीवर से पास होती हुई जाए और फिर उसके बाद मेटाबॉलिज्म करे, ठीक है, पहले कहाँ गई? स्टमक में गई, स्टमक के बाद उसमें लीवर से उसने भी कुछ सिक्रीशन लिया, फिर लीवर के बाद जाके उसने मेटाबॉलिज्म किया, और कुछ ड्रग्स जो है वो वहीं पर रह गई, लीवर में ही रह गई, लीवर के पास आके उस पास रह गई। तो वहाँ पे ड्रग्स की अवेलेबिलिटी, ड्रग्स कहीं ना कहीं अपनी कुछ कैपेसिटी, क्वांटिटी जो है वो खो देगा, पूरा ड्रग्स नहीं मिलेगा फिर बॉडी को। तो जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि वो लीवर से होता हुआ ही ना जाए, वो डायरेक्ट स्टमक से वो डायरेक्ट क्या करे, उस बीमारी पर अटैक करे, तो इसे कहते हैं बाईपास। बाईपास रोड होती है ना, जो शहरों के से हटकर चलती है रोडें, ठीक है, मतलब इससे होके नहीं जा रही है, डायरेक्ट सीधी सीधी आपकी चली गई, ठीक है, तो वो उसे हम कहते हैं बाईपास। तो यहाँ पे कह सकते हो कि डायरेक्ट हमारे लीवर या किसी दूसरे पार्ट से ना होके डायरेक्ट स्टमक से सीधा आपकी बीमारी के पास अटैक करे, तो उसे कहते हैं बाईपास लीवर, ठीक है, बाईपास लीवर कह सकते हैं। जो ड्रग क्या करेगी, लीवर को छुएगी भी नहीं और सीधा स्टमक से उस बीमारी पर अटैक करेगी, ठीक है। तो ये सारा था एब्जॉर्प्शन, समझ में आया?
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसके बाद चलो अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। देखो एब्जॉर्प्शन थोड़ा बड़ा था इसलिए टाइम लगा, बाकी के जो छोटे छोटे पार्ट है इतने हैवी नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन में हम ध्यान दो तो जब हमारे बॉडी के अंदर ड्रग्स की एक्सेस हो जाएगी, जब हमारी बॉडी के अंदर ड्रग्स की अमाउंट एक्सेस हो जाती है, ठीक है, एक्सेस हो जाती है, सिर्फ तभी हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। मतलब हमारी बॉडी के अंदर ना ड्रग्स का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए बॉडी के फिगर के हिसाब से, बॉडी की शरीर के, मतलब हम कह सकते हैं शरीर के हिसाब से ही हम ड्रग्स लेते हैं। बॉडी इसलिए डॉक्टर अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसका शरीर का साइज जिस हिसाब से, तो उस अकॉर्डिंग इसको इतने mg की दवाई लेनी चाहिए, ठीक है। तो फैक्टर्स इसके क्या अफेक्ट करते हैं वही हम बात करते हैं। सबसे पहला कि खून जो है वो ब्लड फ्लो जो है वो कितना है। अगर ज़्यादा है तो वो फ्लो आपका करेगा ब्रेन में, लीवर में और किडनी में, ठीक है। अगर ब्लड का फ्लो थोड़ा कम है तो वो आपके मसल्स में करेगा और एडिपोज टिश्यू में करता है, ठीक है, अगर स्लो फ्लो है तो। नेक्स्ट फैक्टर क्या कहता है, जो कैपिलरी कैपेबिलिटी होती है हमारी, कैपिलरी परमेबिलिटी। तो कैपिलरी परमेबिलिटी का, कैपिलरी का मतलब होता है वो नसें जो बहुत ही छोटी छोटी होती है हमारी, ठीक है, ब्लड वेसल्स को ही बोलते हैं, छोटी छोटी नसों को कैपिलरी बोलते हैं। तो इनमें ये जो परमेबिलिटी का मतलब है कि ये डिपेंड किस पे करेंगे, कैपिलरी मतलब जो ये नसें हैं उनका स्ट्रक्चर कितना बड़ा है और ये उनका नेचर क्या है, जो केमिकल नेचर है किसका, ड्रग का, उस पर डिपेंड करता है आपका कैपिलरी परमेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट चीज, आपका जो ब्लड के अंदर प्लाज्मा और प्रोटीन का बाइंडिंग है, प्लाज्मा और प्रोटीन बाइंडिंग। तो यहाँ पे ड्रग्स जो है वो आपका प्लाज्मा प्रोटीन के साथ अटैक नहीं कर सकता, करना चाहिए, मतलब यहाँ पर प्लाज्मा प्रोटीन के साथ ड्रग्स को मतलब नहीं करना चाहिए अटैक उसके साथ, ताकि वो आसानी से मूव कर सके। नहीं तो अगर प्लाज्मा प्रोटीन के साथ वो अटैच हो जाएगा ड्रग, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ पे अगर ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन के साथ अटैक मतलब नहीं करेगा तभी वो आसानी से आगे मूव कर पाएगा। तो इनके साथ अटैक होना नहीं चाहिए, बस ये ध्यान रखना है इसमें। फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया हमारा किस तरह से, कैपिलरी से हो गया। स्ट्रक्चर ध्यान रखना होता है कि किस तरह का ड्रग्स का स्ट्रक्चर है। फिर जो आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो तो डिस्ट्रीब्यूशन में के बाद की बात है ना कि आपने बॉडी में एब्जॉर्ब तो कर लिया, लेकिन एब्जॉर्ब में जब उस किसी ड्रग को आप शरीर के सारे डिफरेंट डिफरेंट हिस्सों में पहुंचा रहे हो तो उस डिफरेंट डिफरेंट हिस्सों में पहुंचने से पहले आपको क्या क्या ध्यान रखना होता है। फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन में ही आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। ये रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, अभी आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एब्जॉर्प्शन में आपके एक फ्री एक्शन होता है और एक आपका बाइंड होने के बाद वो फ्री करता है और उसके बाद एक्शन करता है, ठीक है। तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन में भी इसी तरह से रोल प्ले करता है कि जो ड्रग्स आपके बहुत ही ज़्यादा लिपिड सॉल्यूबल होंगे, अभी पढ़ा था ना लिपिड सॉल्यूबल ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वाटर सॉल्यूबल। तो जो जो ड्रग्स लिपिड ज़्यादा सॉल्यूबल, लिपिड में ज़्यादा सॉल्यूबल होते हैं वो ब्रेन और किडनी में आसानी से बाइंड हो जाते हैं और इसीलिए वो हमारी बॉडी के अंदर दोबारा से रिलीज करते हैं, ठीक है। ये ध्यान भी रखना कि लिपिड सॉल्यूबल जो ज़्यादा होते हैं वो हमारे ब्रेन हार्ट और किडनी, ब्रेन हार्ट और किडनी में बाइंड कर जाते हैं और बाइंड होने की वजह से, ठीक है, बाइंड होने की वजह से ये आसानी से रिलीज हो जाते हैं दोबारा से, रिलीज अगेन, ठीक है। तो ऐसे कई सारे बाइंडिंग एजेंट्स हैं जैसे एडिपोज के टिश्यू के अंदर, मसल्स के अंदर भी और आपके थायराइड्स वगैरह में भी, ठीक है, जो इन सबको रिलीज करने का काम करेंगे ताकि रीडिस्ट्रीब्यूशन फिर से हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया सारा डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट। इसके बाद आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है एक तरीका का फॉर्म जिसमें ड्रग्स जो है वो कन्वर्ट कर रहा है दूसरी फॉर्म में, ठीक है, जिसमें ड्रग्स जो आपने लिया है वो दूसरी कोई भी ड्रग, वन ड्रग कन्वर्ट इनटू अनदर फॉर्म ऑफ ड्रग,
ठीक है, तो इसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे हमारी बॉडी के जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं वहाँ पर सारे में मेटाबॉलिज्म वर्क कर रहा होता है। अब उस मेटाबॉलिज्म में ही आपने ड्रग्स डाल दिया ताकि वो प्रॉपर तरीके से हमारे जहाँ पे जाना चाहिए वहीं पे जाए। तो ड्रग जो आपका लिपिड सॉल्युबल होगा उसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो वो आपका पोलर पार्ट हो जाता है, जो कि क्या हो जाता है, वाटर सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से। फिर वाटर सोल्यूबल होने की वजह से वो किडनी में जाता है और किडनी की वजह से वो आपकी बॉडी से क्या होता है, एलिमिनेट होने लगता है, निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली बात हम मेटाबॉलिज्म प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं ना, तो इसीलिए ड्रग जो आपकी बॉडी में लिपिड सोल्यूबल है उसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और उसके बाद वो पोलर होकर मतलब वाटर सोल्यूबल होके आपकी ऑब्वियसली बात है किडनी में जाएगा और वहाँ से आपके यूरिन के थ्रू क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेट किडनी से होगा। तो यहाँ पर सबसे पहली बात कि इसका इनएक्टिवेशन ज़रूरी है कि कितना ये एक्टिवेट करेगा। एक्टिव होना चाहिए, जो इस मेटाबोलाइट एक्टिव होना चाहिए और उसकी एक्टिव मेटाबोलाइट से आपका कहाँ जाना चाहिए, एक्टिव ड्रग्स में जाना चाहिए। ठीक है, फिर एक्टिवेशन किसका होना चाहिए, एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव ड्रग का होना ज़रूरी है। जो ड्रग एक्टिव नहीं है, ठीक है, उसको एक्टिवेशन भी कराना ज़रूरी है। ठीक है, तो यही सारे मेटाबॉलिज्म प्रॉपर्टी के अंदर आ जाते हैं आपके। तो इसमें कुछ एंजाइम्स हैं जिसको आपको ज़रूरत होती है, जैसे कि माइक्रोसोमल एंजाइम जो है वो उनको ज़रूरत होती है NADPH और ऑक्सीजन की। ये NADPH एक तरह का एंजाइम हो गया, मतलब एक तरह का ड्रग कह लो या फिर हमारी बॉडी में एक तरह का एंजाइम कह लो। ये हमारा प्रेजेंट कहाँ होता है, लीवर में प्रेजेंट होता है, लीवर के अंदर प्रेजेंट होता है आपका। दूसरा ये तो हो गया माइक्रोसोमल एंजाइम, और कुछ होते हैं जो नहीं होते माइक्रोसोमल एंजाइम, नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम। ठीक है, ये आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये लीवर में प्रेजेंट होते हैं, लीवर में या फिर साइटोप्लाज्म में, आपके सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, या लीवर हो गया, और या तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस हो गया मेटाबॉलिज्म। फिर सबसे लास्ट है एक्सक्रीशन में बस यही है कि जब हम ड्रग्स को रिमूवल ऑफ ड्रग्स की बात हो रही है, ठीक है, ड्रग्स को रिमूव करना है, तो यहाँ पे इसके एक्सक्रीशन के रास्ते क्या क्या हैं, कई सारे रास्ते हैं एक्सक्रीशन के। एक तो किडनी के थ्रू यूरिन से निकल जाए, दूसरा जो हमारे बाइल से होके फीसिस के थ्रू निकल जाए। ठीक है, और आपने इसलिए देखा होगा कि फीसिस के कलर डिफरेंट आते हैं। ठीक है, जब आप कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हो तो उस वक्त हमारे यूरिन और फीसिस के कलर भी डिफरेंट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ से क्या हो रहा है, ड्रग्स पास हो रहा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ है लंग से एयर के थ्रू भी वो उसका ड्रग्स रिमूवल हो सकता है। आपका सलाइवा से भी रिमूवल हो सकता है उसका ड्रग। और दूसरा जैसे मदर मिल्क वगैरह जो है पिला रही होती है अपने बच्चे को, उसके थ्रू भी या स्पर्म के थ्रू भी रिलीज़ हो सकता है, या स्वेटिंग के थ्रू भी रिलीज़ हो सकता है। ठीक है, ये सब आपका बस एक्सक्रीशन के पार्ट हो गए कि कहाँ से रिलीज़ होता है। तो यहाँ पे बोला जाता है कि जो हाईली लिपिड सॉल्युबल होता है आपका मिल्क के अंदर ही होता है, इसलिए मदर को बोला जाता है कि अगर आप ड्रग ले रहे हो तो उस वक्त आप अपनी बॉडी से मिल्क रिलीज़ नहीं करो, अपने बेबी को मत पिलाओ। ठीक है, तो अगर ड्रग से रिलीज़ होगा तो वो टॉक्सिक होता है बेबी के लिए उस दौरान, जब ड्रग से रिलीज़ हो रहा होता है। अगर मिल्क से रिलीज़ हो रहा होता है ड्रग तो वो बेबी के लिए टॉक्सिक होता है। तो ये सारा एक्सक्रीशन का पार्ट हो गया कि कहाँ से किन किन रास्तों से आपका एक्सक्रीशन हो रहा है। समझ में आए?